आप देख रहे हैं गौरव हॉरर स्टोरी गौरव के साथ। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। बाइक चलाने का शौक जवानी में किसको नहीं होता। कुछ ऐसा ही शौक मैंने अपनी जिंदगी में पाल रखा था। अक्सर मैं अपनी बाइक राइडिंग के लिए कहीं पर भी सफर तय किया करता था। मैं अपने एक दोस्त अजय के साथ अक्सर राइडिंग करने के लिए दूर दूर के इलाके में जाता था। मेरा एक छोटा भाई भी था और उसका नाम विजय था। वह अक्सर मुझे लंबी लंबी ड्राइविंग पर जाने के लिए मना किया करता था, लेकिन मैं कहाँ किसी की सुनता। परिवार के लोग भी मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करते थे। उनका कहना था कि यह लड़का एक न एक दिन हमारा नाम खराब कर देगा। जिस तरह से मैं अपनी बाइक राइडिंग किया करता था, सभी लोग मुझे सुझाव देने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन मैं अपनी राइडिंग स्किल से सोशल मीडिया पर अपने आप को वायरल करना चाहता था। आइए जानते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कौन से हादसे से सामना किया था जिसके बाद मेरी बाइक राइडिंग का शौक बिल्कुल ख़त्म हो गया था और मुझे यकीन हो गया था मैं सफ़र करना इतना तय आसान नहीं होता। दोस्तों यह बात सन 2013 की है। 3 साल मैंने एक बाइक खरीदी थी, जब सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से यह बताया करते थे कि फेमस होने के लिए हमें राइडिंग की ज़रूरत होती है। और उस वक्त मेरे पापा सरकारी जॉब भी क्या करते थे। ऐसे में मैंने बहुत ही जिद करके पापा से एक बाइक ले ली। मेरा दोस्त अंकुर भी बाइक राइडिंग पर जाया करता था। वह इतनी अच्छी बाइक राइडिंग जानता था कि आसपास के लोग भी उसकी तारीफ किया करते थे। बाइक लेकर आने के बाद मेरी उससे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए उसने मुझे काफ़ी बार बाइक चलाना सिखाया और स्टंट करना भी बताया। हम दोनों लगभग साथ ही सफ़र किया करते थे, लेकिन वे कहते हैं ना, जब आपकी ज़िंदगी अच्छी तरह से कट रही होती है तो अचानक ही एक तूफान आता है जो आपकी ज़िंदगी में तबाही मचा देता है। दोस्तों मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं और मेरे दोस्त अंकुर ने रात को बाइक राइडिंग का प्लान बनाया था। हमने यह बात ठान ली थी कि हम दोनों राइडिंग के लिए एक ही ऐसे इलाके को चुनेंगे जहां दूर दूर तक कोई मौजूद ही नहीं होता हो, और वहां हम आराम से अपनी बाइक राइडिंग की स्किल को आजमाएंगे और देखेंगे कि क्या सच में मैंने काफ़ी हद तक बैक स्टंट सीख ली है क्या। उधर मेरे दोस्त ने भी इस बात के लिए हामी भर दी और हमने किसी ऐसे एरिया को चुना जहाँ पर लोगों की तादाद बहुत कम होती थी। हम दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर हमें एक छोटा सा पुराना सा गांव दिखाई दिया। उस गांव की आबादी बहुत कम थी। वहां पर कुछ गिने चुने मकान ही नज़र आते थे और जो भी गांव सटे हुए थे। ऐसे में काम हमारे लिए बहुत आसान हो गया था और मेरा दोस्त हम दोनों उस गाँव में जो चाहे वो कर सकते थे। लेकिन हमें एक बात का डर था कि कहीं कोई गाँव वाला रात में आकर हमें फटकार ना लगा दे। हम दोनों इस चीज़ से डर रहे थे, लेकिन हमें इस बात का एहसास भी था कि यहाँ से गाँव के मकान की दूरी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में उन तक आवाज़ पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल था। वैसे भी रात को सभी लोग अपने अपने घर में पंखा कूलर चलाकर सोते थे। ऐसे में किसी को इस तरह की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। हम दोनों एक स्ट्रीट लाइट के नीचे पहुँच गए तो हमने देखा कि गांव के अंदर वह एकमात्र स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, और उस गांव में स्ट्रीट लाइट का होना भी एक बड़ी बात था, क्योंकि अक्सर इस तरह के छोटे गांव में हल्की हल्की रोशनी के बल्ब होते हैं, और इस छोटे से गांव में ही इतनी बड़ी स्ट्रीट लाइट लगा देना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। ऊपर से वहाँ की सड़क भी काफ़ी बड़ी थी, तो ऐसे में हम दोनों बड़े आराम के साथ स्टंट कर सकते थे। बाद में हमने अपना काम शुरू किया और यूँ ही सीखते सीखते अचानक ही भूख लग गई। आते वक्त मेरे दोस्त ने कोल्ड ड्रिंक और कुछ बिस्कुट ले लिए, इसलिए हम दोनों बिस्कुट और कोल्ड ड्रिंक को लेकर वहीं पर पड़े एक ताबूत पर जाकर बैठ गए और कोल्ड ड्रिंक और बिस्कुट खाने लगे। हम दोनों को ऐसा लगा कि अचानक से वहाँ खांसी ले रहा है कोई। इतनी तेज आवाज़ आई जैसे कि हमारे बगल में ही खांसी ले रहा हो कोई। हमने इधर उधर देखने की कोशिश की तो लेकिन हमें वहाँ पर कोई नज़र ही नहीं आया। तभी मेरे दोस्त ने कहा, भाई चिंता मत कर, अक्सर ऐसा होता है कि गाँव में कई लावारिस पशु भी होते हैं
जिनका कोई मालिक नहीं होता, इसलिए वे इधर उधर घूमते रहते हैं। अपने दोस्त की बात मुझे काफ़ी हद तक ठीक लगी, क्योंकि ऐसा हमारे गांव में भी अक्सर हुआ करता था कि कोई लावारिस पशु जानवर घूमता रहता था। ऐसे में हम दोनों दोस्तों ने इस हरकत के ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वहाँ पर बैठकर आराम से कोल्ड ड्रिंक और बिस्कुट खाने लगे। ऐसा लगा कि यही व्यस्त थे कि तभी एक बार फिर से हमें ऐसा लगा कि कोई बड़ा आदमी जोर से खांसा हो। इस बार ये खांसी की आवाज़ हम तीनों तीन से 4 बार सुनाई दी। इस बार ये खांसी की आवाज़ हम 3 से 4 बार सुनाई दी थी और इस बार इस आवाज़ को सुनकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये जानवर की आवाज़ हो सकती है। इसलिए मैंने अपने दोस्त से फिर बोला, लगता नहीं है कि ये किसी जानवर की आवाज़ है, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बूढ़ा आदमी यहाँ पर शराब पीकर गिरा हुआ हो और नशे की वजह से गर्मी में तड़प रहा हो। मेरी बात सुनकर उसने भी अपनी गर्दन हिलाई और उसके बाद हम दोनों अपनी अपनी जगह से खड़े होकर इधर उधर देखने लगे। तभी हमने देखा कि वहाँ आसपास तो हमें कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था, फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। इसी बीच हमारी नज़र पीछे की तरफ एक झाड़ी पर पड़ी तो मैंने देखा कि यह आवाज़ इस झाड़ी के बगल से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस झाड़ी में खटाखट की आवाज़ आ रही है। मैंने अपने दोस्त को भी इस बारे में बताया, लेकिन उसने बोला कि शायद रात को पेड़ों के अंदर इस तरह की आवाज़ नॉर्मल होती है। लेकिन हमें इतनी भी अच्छी तरह मालूम था कि थोड़ी देर पहले इसी तरह से उन आवाज़ों को सुना था। वह आवाज़ बिल्कुल इसी तरह से सुनाई दे रही थी। इसलिए हम दोनों की यह देखने के लिए तड़प रहे थे कि आखिर यह आवाज़ कहाँ से आ रही होगी। फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्त से कहा, भाई चल एक बार चल कर देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। मेरी बात सुनकर उसने भी हामी भरी और उसके बाद हम दोनों ठीक उस झाड़ की तरफ पहुंचे गए जहां से हमें आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस बार हमें जैसे ही उस झाड़ के बगल में गए तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। दरअसल हमने देखा कि वहां पर एक बुढ़िया बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा लकड़ी का कुछ था जिससे शायद पुराने ज़माने में चूरमा बनाया करते थे। उसको देखते मैंने अपने दोस्त को बोला, यह औरत इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। इस पर वह भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसके बाद मैंने उस बूढ़ी दादी से बोला, अरे दादी जी, इतनी रात में आप यहाँ क्या कर रही हो। तेज आवाज़ देने के बावजूद भी उस बूढ़ी अम्मा ने हमारी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैंने फिर से अपनी इसी बात को दोहराते हुए इस महिला को आवाज़ लगाई, लेकिन फिर से उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा कि शायद इस बूढ़ी दादी को सुनने में थोड़ी तकलीफ़ होती है। वह हमारे सामने तो बैठी हुई थी, लेकिन उसने एक भी बार हमारी तरफ नहीं देखा था। इससे पहले कि हम उस बूढ़ी दादी का मैटर सोल्व कर पाते, अचानक ही हमें ऐसे लगा कि जैसे कि सड़क के ऊपर कोई बाइक गुजर गई हो। हम डर के कहीं कोई हमारी बाइक को लेकर ना चला गया हो, क्योंकि अब तक घनी रात हो चुकी थी और हमारी बाइक की चाबी भी बाइक के अंदर ही थी। इसलिए हम दोनों ने उस बूढ़ी दादी को इग्नोर किया और भागते हुए जल्दी से वापस सड़क पर पहुंचे। हम जैसे इस सड़क पर पहुंचे तो हमने देखा कि हमारी बाइक तो वहीं पर खड़ी हुई थी, लेकिन एक आदमी अपनी बाइक को रोककर इधर उधर घूम रहा था। फिर हमने जैसे ही उस आदमी को देखा तो उसको आवाज़ लगाते बोला, अरे वो भाई साहब, क्या करने का इरादा है आपको। जैसे उस आदमी ने हमें देखा तो वह हमारी तरफ भाग कर आया और बोला, तुम दोनों का यहाँ रुकना बिल्कुल भी सही नहीं है। लगता है तुम दोनों दूसरे गांव से हो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए बता दूं कि तुम जिस जगह पर रुके हुए हो ये खतरों की सबसे भयानक जगह है। अपनी अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। लेकिन हमने उस आदमी की बात नहीं मानी और उसे बोला, लेकिन भाई यहाँ पर ऐसा कौन सा खतरा है जो तुम लोग इस खतरे से इतना डर रहे हो। उस आदमी ने फिर अपनी दबी हुई आवाज़ में बताया, जिस गांव में तुम रात को मज़े लेने की कोशिश कर रहे हो वह गांव बहुत ही स्थापित गांव है और यहाँ गांव तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इस गांव का मेंबर हूँ, इसलिए तुम्हें इस बारे में बता रहा हूँ। पर दोस्तों, हम अभी भी उस आदमी की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। इसलिए मैंने उस आदमी से बोला, भाई साहब, आप अपना देख लेंगे, आप जाइए। हमारी बात सुनने के बाद उस आदमी ने भी एक बार भी पलटकर हमारी तरफ नहीं देखा और फिर वहाँ अपनी बाइक को वहीं पर खड़ा करके ना जाने कहाँ चला गया। हमें भी उसकी हरकतों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना था। और उसके बाद मैंने अपने दोस्त से बोला, अरे भाई चलो उस बूढ़ी औरत को देखते हैं कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी।
उसकी बात सुनकर मुझे याद आया कि हमने अभी अभी किसी औरत को देखा था और वह औरत झाड़ी की साइड में लकड़ी से कुछ कर रही थी। फिर उसके बाद मैं और मेरे दोस्त हम दोनों ही जल्दी से